Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the pressure energy, kinetic energy and potential energy in per unit volume, and also we'll discuss about the Bernoulli's theorem. Okay, तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन पर क्या होती हैं। फिर इसके साथ ही हम बर्नौली प्रमेय को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एकांक आयतन पर दाब, गतिज व स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं दाब ऊर्जा। तो देखिएगा कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, और जो दाब के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी वो दाब ऊर्जा होगी। तो P इक्वल्स टू F बाई ए होता है, तो F की वैल्यू P इंटू ए, और ये विस्थापन अगर आपने x माना है तो देखिएगा W इक्वल्स टू P इंटू ए इंटू एक्स, या प्रति सेकेंड में अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिएगा प्रति सेकेंड में t का मान x होता है, तो v बराबर x अपॉन टी, यानी v इक्वल्स टू एक्स के v इक्वल लिख सकते हैं। तो w इक्वल्स टू p इंटू ए इंटू वी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा v प्रति सेकंड में x के बराबर ही है, ठीक है ना। तो ये है, ऐसा भी यूज करेंगे। फिलहाल हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं कि w इक्वल्स टू p इंटू ए इंटू एक्स। तो एकांक आयतन पर क्या हो जाएगी, एकांक आयतन पर तो देखिएगा a इंटू एक्स, ये क्या है, वॉल्यूम है, ओके, आयतन है। तो ये हो जाएगा p इंटू वी अपॉन वी, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एकांक आयतन पर, और इसको हमने E प्रेशर से लिख दिया ऐसे। तो ये हो जाएगा E प्रेशर, यानी दाब ऊर्जा P के बराबर आ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि जहां आयतन है उसकी जगह हमने एक रख दिया या आयतन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगी दाब ऊर्जा, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे इसी में से कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिएगा हम जानते हैं कि K इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा का मान यही होता है। तो एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर क्या होगा, तो हमने इसको E के मान लिया है, जो K का मान है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो E के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर अपॉन v। तो m अपॉन v यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा, घनत्व। तो ये आ जाएगा E के इक्वल्स टू 1/2 रो v स्क्वायर। तो ये आ गई एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा के लिए भी देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा हम जानते हैं कि U का मान होता है mgs, ठीक है ना। तो एकांक आयतन पर इसका मान कितना होगा, तो एकांक आयतन पर जो स्थितिज ऊर्जा है हमने उसको मान लिया है E पोटेंशियल इक्वल्स टू U अपॉन V, यानी आयतन से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो E पोटेंशियल हो जाएगा mgh अपॉन V, और m अपॉन V की जगह क्या लिख सकते हैं, रो। तो ये हो जाएगा रो gh, ठीक है ना। इस प्रकार से हम एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों के मान निकाल पाएंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि दाब शीर्ष क्या होगा, वेग शीर्ष क्या होगा, और गुरुत्व शीर्ष क्या होगा। ये सब शीर्ष हैं, यूनिट सबके मीटर होते हैं। यानी दाब ऊर्जा को अगर हम रो जी से भाग दे दें, और गतिज ऊर्जा एकांक आयतन पर जो गतिज ऊर्जा है उसको रो जी से भाग दे दें, और स्थितिज ऊर्जा है E पोटेंशियल अपॉन रो जी, तो दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्व शीर्ष प्राप्त हो जाते हैं। दाब ऊर्जा में अगर रो जी से भाग देंगे तो दाब शीर्ष प्राप्त होगा,
गतिज ऊर्जा में अगर रो जी से भाग देंगे तो वेग शीर्ष, क्योंकि गतिज में ही वेग मिलेगा। और गुरुत्व शीर्ष यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है स्थितिज ऊर्जा में उपयोग होता है। तो एकांक आयतन पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें अगर रो जी से भाग देंगे तो वो गुरुत्व शीर्ष आ जाएगा। तो इसका मान था P, तो ये हो जाएगा P अपॉन रो जी। इसका मान था 1/2 रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी, तो ये 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। और ये था रो जी एच अपॉन रो जी, तो ये आ जाएगा एच। और सभी के यूनिट जो हैं मीटर ही होंगे, ध्यान रखिएगा। ये शीर्ष बन गए, यानी एक तरह से ये लंबाई की तरह ही कार्य करेंगे, तो सबके मात्रक मीटर होंगे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या होती है। बर्नौली प्रमेय बताती है कि जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो या प्रवाहित हो रहा हो तो बहते हुए द्रव के किसी क्षण किसी बिंदु पर एकांक आयतन पर समस्त ऊर्जाओं का योग, अर्थात एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन पर स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। ठीक है ना। तो ये है, ये E प्रेशर प्लस E K प्लस E पोटेंशियल इक्वल टू नियत, ये है। या इसको हम कह सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौली प्रमेय। यानी जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो या बह रहा हो तो बहते हुए द्रव के किसी बिंदु पर किसी क्षण एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, अर्थात E प्रेशर प्लस E K प्लस E पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं कि माना ये कोई XY नली है, XY नली है जिसकी क्षैतिज तल से ऊंचाइयां H1 और H2, इन बिंदुओं पर वेग V1 और V2 है, क्षेत्रफल A1 और A2 है, जबकि दाब P1 तथा P2 है। तो इस चित्र के अनुसार H1 ग्रेटर H2 है तथा संकीर्ण स्थानों पर वेग चौड़े स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये भी होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, माना कोई असमान अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की नली XY जिस पर कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, इसके X सिरों पर क्षेत्रफल A1, वेग V1, दाब P1 तथा ऊंचाई H1 है, जबकि Y सिरे पर क्षेत्रफल A2, वेग V2, दाब P2 तथा ऊंचाई H2 है। तो इस प्रकार से हम अब इन दोनों बिंदुओं पर देखते हैं कि प्रति सेकंड में X सिरे पर और Y सिरे पर दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी। तो देखते हैं कि दाब ऊर्जा के लिए कि प्रति सेकंड X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा, तो देखिएगा यहाँ पर वही यूज होगा P1 A1 इंटू X1 था, लेकिन X, ठीक है ना, X1 का मतलब ये हो जाएगा कि एक सेकंड में जितना वेग होगा वही X1 होगा, तो इसलिए हमने V1 रख दिया, ये पहला है। और प्रति सेकंड Y सिरे से निकलने वाले द्रव, जो Y सिरे पर द्रव निकल रहा है, द्रव की दाब ऊर्जा ये हो जाएगी P2 A2 V2, ठीक है ना। अतः ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, दाब ऊर्जा में परिवर्तन ये हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो P1 माइनस P2 A1 V1 इक्वल टू क्या होता है A2 V2। ये सातत्य समीकरण होता है।
तो क्षेत्रफल इनटू लंबाई आयतन हो जाएगा और ये द्रव्यमान बटे घनत्व के बराबर होगा। इसलिए हमने A1 V1 की जगह भी m/ρ और A2 V2 की जगह भी m/ρ, तो ये आ जाएगा दाब ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है ना, ये आया दाब ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिएगा प्रति सेकंड x सिरे पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसकी दाब ऊर्जा P1 A1 V1, और प्रति सेकंड जो y सिरे से द्रव निकल रहा है उसकी दाब ऊर्जा P2 A2 V2। तो दाब ऊर्जा में परिवर्तन होगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, और ये बन जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। अविरतता का सिद्धांत या सातत्य समीकरण होता है कि किसी भी आसमान परिच्छेद की नली में जिसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें जब धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो तो किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत होता है, अर्थात A इंटू वी बराबर कांस्टेंट, तो A1 V1 बराबर A2 V2। ये हो जाएगा आयतन लिखा है m/ρ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब देखते हैं कि ऊर्जाओं में कितना परिवर्तन होगा। तो ये आया दाब ऊर्जा में परिवर्तन है P1 माइनस P2 m/ρ, इसको समीकरण 3 मान। अब देखते हैं इसमें कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये आ जाएगा 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि V2 का मान V1 से बड़ा है। ठीक है, संकीर्ण स्थानों यानी संकरे स्थानों पर वेग चौड़े स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, इसलिए हमने ऐसा किया है। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये हो जाएगा mg h1 माइनस h2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि h1 का मान h2 से बड़ा है चित्र के अनुसार। तो ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, यानी यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि, ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2, और इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि दाब के कारण जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ था उसी के कारण इस यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब हम समीकरण 3 और 4 में जो ऊर्जाएं आई हैं उनको हम परस्पर बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से P1 माइनस P2 m/ρ इक्वल टू 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 m/ρ इक्वल टू m दोनों से कॉमन ले लीजिए 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h2। m से m कैंसिल, P1 माइनस P2 इक्वल टू हर एक पद में रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो V2 स्क्वायर रो V1 स्क्वायर। अब GH1 का इसमें भी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, GH2 में भी रो का मल्टीप्लाई, तो इधर का माइनस उधर कर दो और इधर के माइनस इधर ले जाए, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यानी हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जितनी दाब ऊर्जा में परिवर्तन था वो यांत्रिक ऊर्जा में जो वृद्धि है उसी के कारण है। तो ये ऊर्जा दोनों बराबर होगी। समीकरण 3 और 4 देखिएगा एक बार आप पीछे, उन दोनों ऊर्जाओं को बराबर कर दिया। इसमें हमने द्रव्यमान कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा यहाँ माइनस जी h1 माइनस h2 बचेगा। अब हमने m से m को काट दिया, 1/2 V2 स्क्वायर और 1/2 V1 स्क्वायर में दोनों में ये रो से गुणा
फिर माइनस GH1 के साथ रो का गुणा और माइनस माइनस प्लस GH2 के साथ रो का गुणा, यानी क्रॉस गुणा करने पर रो का हर एक पद में गुणा हो जाएगा। इधर के माइनस इधर ले आए और इधर वाले माइनस उधर कर दिए, तो ये रिलेशन आ गया। या हम लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी के साथ एक छोटा सा समीकरण और है, वो भी समझ लीजिएगा कि हमने बीच में डिस्कस किया था कि सातत्य समीकरण ये क्या होता है या अविरतता का सिद्धांत होता है ये। तो जब कोई द्रव ये असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में प्रवाहित हो रहा हो तो बहते हुए द्रव के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत रहता है। यही अविरतता का सिद्धांत है या सातत्य समीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कोई द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हो तो उसके किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत रहता है। तो A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या A1V1 इक्वल टू A2V2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। ये R2 और R1 दोनों बिंदुओं पर x और y सिरे की त्रिज्याएं, x सिरे की R1 और y सिरे की R2 जैसा हमने माना है। तो ये हो जाएगा सातत्य समीकरण या अविरतता का सिद्धांत।